नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 तक का रसायन विज्ञान में एक चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक। उसमें छोटा सा एक टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी कार्बनिक यौगिक का या फिर हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम कैसे करते हैं। उसी टॉपिक को हम आज समझेंगे पूरे विस्तार से। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी शॉर्ट में लिखा गया है। जब इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ना। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है या फिर आप अपनी जानकारी के लिए याद करके ही रखिए। इसको हम नहीं कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएससी नामकरण के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक का नाम दिया गया है या फिर रासायनिक सूत्र लिखा गया है, तो उसमें 2 भाग होता है ना। जैसे इसमें एक दिया गया है उदाहरण में CH3OH ना, यानी मेथिल अल्कोहल एक उदाहरण दिया गया है। किसी कार्बनिक यौगिक का नाम दे दिया गया है। तो जब कार्बनिक यौगिक को हम ब्रेक करेंगे यानी हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, तो हमको पता चलता है कि इसमें 2 भाग होता है CH3OH में। एक भाग होता है CH3 जिसे हम अक्रिय समूह बोलते हैं या फिर रेडिकल बोलते हैं, या फिर आगे चल करके हम इसी को एल्किल बोलते हैं ना। CH3 को या फिर CH3 हो गया, CTH5 हो गया, यहाँ पे जो भी होगा ना उसको हम एल्किल बोलते हैं, अक्रिय समूह बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और बाकी जो दूसरा वाला ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे OH लिखा गया है यानी एल्कोहल है, इसको हम क्रियाशील समूह बोलेंगे, क्रियाशील मूलक बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और क्रियाशील समूह क्या होता है? क्रियाशील समूह के ऊपर ही निर्भर करता है कि जो यौगिक है हमारा, यानी यौगिक हमारा मेथिल अल्कोहल है ना, अल्कोहल OH के कारण से आया है। जो यौगिक है हमारा उसकी जो रासायनिक जो प्रकृति होगी या फिर केमिकल जो नेचर होगा वो क्रियाशील समूह के कारण ही आता है। ठीक है, हम फिर से बोलें, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो उसकी रासायनिक विशेषता होती है वह क्रियाशील समूह के कारण ही होती है। ठीक है, बाकी CH3 जो है इसको हम एल्किल पढ़ेंगे, आगे बताया जाएगा आपको। इसमें इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 भाग होता है, एक अक्रियाशील समूह होता है, दूसरा क्रियाशील समूह होता है। कार्बनिक यौगिक की रासायनिक विशेषता क्रियाशील मूलक या फिर क्रियाशील समूह पर निर्भर करती है। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे लिखा गया है यहाँ पे संतृप्त लिखा गया है, असंतृप्त लिखा गया है। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है, ऐसा पढ़िए ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है, असंतृप्त भी हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। यानी हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन होते हैं या फिर कार्बन का ऐसा चेन होता है जिसमें कार्बन एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े होते हैं ना, ऐसे जुड़े होंगे कार्बन, इसको बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका उदाहरण, इसके में सिर्फ एक ही फैमिली आता है, एल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। एल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। वहीं दूसरा जो प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे यही समझना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जैसे एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें जैसे एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा यानी डबल बॉन्ड होगा, या फिर त्रिबंध होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे जैसे देखिए आप,
यहाँ पे बताया गया है एल्केन किसे कहेंगे, एल्किल किसे कहेंगे, एल्कीन किसे कहेंगे, एल्काइन किसे कहेंगे। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एल्केन किसे कहेंगे, हम ही अभी आपको बताए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब बता रहे थे तो हम आपको बताए थे एल्केन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा या फिर सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन का कितना भी बड़ा चेन होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा ना। देखिए, कार्बन एक दूसरे कार्बन से एकल बंध से जुड़ा हुआ है, इसको हम एल्केन समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, पहचान लेंगे। और बताएं एल्केन के बारे में हम आपको बता दें, एल्केन में जो हाइड्रोजन और कार्बन का संख्या होता है ना, वो इस सूत्र के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब, अगर कार्बन की संख्या संख्या n होगा ना, अगर कार्बन की संख्या n होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होगा। यानी अगर कार्बन की संख्या x होगा, हाइड्रोजन की संख्या 2x+2 होगा ना। ठीक है, ये हो गया एक सामान्य सूत्र हो गया। किसी भी एल्केन के यौगिक को पहचानने के लिए हम इस सामान्य सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी का रासायनिक सूत्र लिखा है, हम इस फार्मूले पे सेट करेंगे, अगर इसमें सेट आ जा रहा है हम समझ जाएंगे तुरंत एल्केन है। एल्केन समझ में आ जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। हम संरचना सूत्र भी बना सकते हैं आसानी से। और आपको बता दें, हम जब हम एल्केन का कोई भी यौगिक होगा, कार्बनिक यौगिक कोई भी होगा, उसका जब हम आईयूपीएसी नाम लिखने लगेंगे ना, हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं, जब आईयूपीएसी नाम लिखने लगेंगे तब उसमें रूट वर्ड लिखेंगे और रूट वर्ड के आगे हम एन लगा देंगे। एन हमको कहाँ से मिला है आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्केन में देखिए लास्ट में ए एन ई लगा है ना, यही वाला एन जा करके रूट वर्ड में इसके जोड़ दिया जाता है। रूट वर्ड के बारे में आपको हम आगे बताएंगे। अभी एल्केन के बारे में हम क्या क्या जानकारी दिए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, सिंगल बंध होता है। और एल्केन का कोई भी यौगिक होगा उसका नाम लिखते समय हम पहले पहले रूट वर्ड लिखेंगे, उसके साथ में एन जोड़ देंगे, सिंपल सा। फिर आगे देखिए, एल्किल के बारे में बताते हैं। एल्किल एल्किल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 ना। आप थोड़ा तुलनात्मक रूप से जब देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एल्केन की तुलना में एल्कीन में हाइड्रोजन की एक संख्या कम है। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +1 है। एल्कीन की तुलना में एक हाइड्रोजन कम है। कहने का मतलब अभी एक बॉन्ड कोई बचा हुआ है ना, एल्किल में एक कोई बॉन्ड बचा है, एक पेयरिंग करने के लिए, एक कोई बॉन्ड बचा हुआ है, किसी के साथ पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, आप एल्किल का सामान्य सूत्र पढ़े CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र हो गया। और कहने का मतलब यही हो जाता है कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रह जाएगा, यानी एक बॉन्ड बचा हुआ है, किसी के साथ पेयरिंग कर सकता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, कार्बन का वैलेंसी होता है कितना, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 3 वैलेंसी के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, एक वैलेंसी इसका ये बचा हुआ है ना, एक बॉन्ड दिखा रहा है। कहने का मतलब किसी के साथ ये पेयरिंग कर सकता है जो एक बॉन्ड बचा हुआ है। ठीक है, जब एल्किल का नाम लिखते हैं तो हम आईपीएसी नाम लिखते हैं, तब हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड के साथ हम इल लगा देते हैं, वाई सॉरी आई एल लिखेंगे, एल लिखेंगे और वाई लगा देंगे, इल लिखेंगे ना, एल वाई लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एल्किल, इसका नाम का लास्ट में वाई एल लगा है, गलत कर दिए हैं, यहाँ पे वाई वाई एल होगा ना। फिर अगला देखिए, एल्कीन का एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, यानी कार्बन की संख्या जितना होगा उसका ठीक डबल हाइड्रोजन की संख्या होगा। और इसका पहचानने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, किसी भी कार्बन के बीच में एक द्विबंध होगा, हम पहचान जाएंगे एल्कीन है। जब इसका नाम लिखेंगे हम तो रूट वर्ड लिखेंगे और रूट वर्ड में ई एन ई जोड़ देंगे। जैसे देखिए एल्कीन में ई एन ई लिखा गया है, इन जोड़ देंगे, एल्कीन का हो जाएगा। ठीक है, इसे एल्काइन का है। जब एल्काइन का सामान्य सूत्र हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन संख्या दोगुने से दो कम हो गया है, दोगुने से दो कम हो गया। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। जब किसी भी एल्काइन
फैमिली के किसी एक मेंबर का नाम लिखने लगेंगे तब हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड के साथ वाई एन ई लगाएंगे। वाई एन ई कहाँ से है? एल्काइन ना, एल्काइन। जो आइन आया है एल्काइन से आया है ना, यहाँ पे हम आइन जोड़ देंगे रूट वर्ड में। आप एक तुलनात्मक नज़रिए से भी इसको देख सकते हैं। जैसे एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या +2 था, यानी दोगुने से 2 अधिक, और एल्केन में दोगुना था और एल्काइन में दोगुने से 2 कम था। बाकी एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंध है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और रूट वर्ड में इसमें एन लगाते हैं एल्केन में, एल्किल में इन लगाते हैं, एल्किन में इन लगाते हैं और इसमें आइन लगाते हैं। आप इस चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिएगा या फिर बार बार आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी विषय का तो स्वाभाविक से आपको याद ही हो जाएगा। हम इसमें एक छोटा सा विषय हमारा बन गया कि रूट वर्ड किसे कहते हैं। रूट वर्ड के बारे में हम पढ़ लेते हैं ना, तो चलिए रूट वर्ड के बारे में बताते हैं। रूट वर्ड किसे कहते हैं? किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कुल जितना कार्बन की संख्या होता है ना, उसी को हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, आईयूपीएसी नामकरण में हम रूट वर्ड भाषा में पढ़ते हैं। रूट वर्ड भाषा में क्या होता है, जैसे अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे लिखा गया है, कार्बन की संख्या लिखा गया है और रूट वर्ड क्या होगा ना, अगर कार्बन की संख्या 1 है, कोई भी कार्बनिक यौगिक बना है उसमें कार्बन की संख्या अगर 1 है तब उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे मेथ, METH, मेथ। मेथ पढ़ते हैं ना, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम पढ़ेंगे मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हम पढ़ेंगे एथ, एथ पढ़ेंगे, ETH, एथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, ब्यूट पढ़ेंगे बट नहीं ना, ब्यूट पढ़ेंगे हम। 5 है हम पेंट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 6 है हम हेक्स पढ़ेंगे। 7 है हेप्ट पढ़ेंगे, हेप्ट, HEPT, हेप्ट पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 8 है हम आक्ट पढ़ेंगे। 9 है नॉन पढ़ेंगे। 10 है डेक पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी, इससे कम ही पूछा जाएगा। हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, आपको जितना भी नाम लिखा गया है एक सीरीज से सबको याद करना होगा। आप याद कीजिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक। फिर से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक ना। अब बार बार इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए हम आगे वाला देखते हैं, आगे क्या है। जैसे आगे वाला इसमें बताया गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं ना। नामकरण का तरीका क्या होगा, कैसे कैसे नाम लिखा जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का कोई संरचना सूत्र बना रहेगा या फिर रासायनिक सूत्र आपको दे दिया जाएगा, अणुसूत्र दे दिया जाएगा, तो आप उसका नाम कैसे लिखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप रूट वर्ड लिखिएगा। रूट वर्ड जितना कार्बन मैक्सिमम रहेगा, कार्बन की संख्या हम कोड करेंगे रूट वर्ड में। रूट वर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे ना, जैसे 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट, रूट वर्ड पेंट लिख देंगे। और सफिक्स जो होगा, सफिक्स मीन से जैसे लास्ट में हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में अभी बताएंगे। सफिक्स ऐड कर देंगे, सफिक्स को हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय में से रूट वर्ड के जो पीछे साइड लगेगा उसको हम प्रत्यय बोलेंगे, अनुलग्नक बोलते हैं। प्रत्यय के बारे में आप हिंदी में पढ़ चुके होंगे ना, प्रत्यय होता है कुछ चीज का, जैसे सुंदरता, सुंदर एक शब्द हो गया, उसके पीछे में ता लगाया गया है, एक माने विशेष शब्द बनाने के लिए उसमें ता लगाया गया है, तो ता जो लगा है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, ऐसे उपसर्ग होता है, कुछ शब्द के आगे उपसर्ग लगा रहता है। जैसे बेमिसाल हो गया कोई शब्द ना, तो जो आगे आगे वाला शब्द लगा है बेमिसाल, वे लगा है ना, वे लगा तो वो उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है ना, पूर्वलग्नक के रूप में लगा है, प्रीफिक्स के रूप में लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ का काम यही होगा, पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर सफिक्स जो होगा सफिक्स को हम पीछे लिखेंगे, प्रीफिक्स को हम रूट वर्ड के आगे लिखेंगे। ठीक है, और प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, अभी आपको हम जो एल्किल पढ़ाए थे, एल्किल ग्रुप के बारे में बताए थे, एल्किल समूह के बारे में बताए थे, उनका नाम और उनका स्थिति के बारे में हम प्रीफिक्स में लिखते हैं ना। जब हम नामकरण करने लगेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा यही समझना होगा, प्रीफिक्स में हम एल्किल के बारे में लिखते हैं। जो भी एल्किल आएगा उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। कहने का मतलब रूट वर्ड के पहले हम
रूट वर्ड के पहले हम एल्किल ग्रुप के नाम लिखेंगे और एल्किल ग्रुप का हम स्थिति के बारे में लिखेंगे कि एल्किल ग्रुप हमारा किस कार्बन पर स्थित है या फिर किस जगह स्थित है ना, उसके हम स्थिति के बारे में बताएंगे। ठीक है, एल्किल ग्रुप की स्थिति के बारे में हम प्रीफिक्स में जानेंगे। ठीक है, और सफिक्स में क्या जानेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है या फिर सिंगल बंध है तो हम लास्ट में एन लगाएंगे तो एन हमारा सफिक्स में आएगा, यानी एन को हम पीछे लिखेंगे, इन को हम पीछे लिखेंगे, आइन को हम पीछे लिखेंगे। किसके पीछे? रूट वर्ड के पीछे। किसके? रूट वर्ड के पीछे। जैसे अगर 5 कार्बन है तो हम लिखे थे पेंट, तो पेंट के पीछे हम लगा देंगे आइन, वाई यानी ना पेंटाइन नाम हो जाएगा। जैसे अगर OH लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसके लिए एक अनुलग्नक लगता है ना, एक अनुलग्नक लगता है। तो अनुलग्नक जो आएगा एल्कोहल के लिए ऑल आता है तो हम ये लिख देंगे ऑल, जैसे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो जो भी ऑल आएगा तो हम जो भी आएगा अनुलग्नक उसको हम रूट वर्ड के साथ जोड़ देंगे। तो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों के बारे में आप यहाँ थोड़ा सा समझ पाए होंगे। और आपको हम एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं नामकरण करने के पहले। नंबरिंग एक छोटा सा टॉपिक ना, नंबरिंग बहुत जरूरी है ना। किसी भी कार्बनिक यौगिक का या फिर हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने से पहले हमको नंबरिंग का थोड़ा ध्यान देना होता है ना। अगर हम नंबरिंग गलत कर देते हैं तो जो हम नाम निकालेंगे या फिर जो नाम बनाएंगे ना वो भी गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग करने के लिए कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं ना, जैसे कार्बन का एक चेन बना हुआ है, ऐसे ही चेन बना है कार्बन का, ऐसे कोई कार्बन का चेन बना है। तो हम एक सिस्टमेटिक वे से जब नंबरिंग करेंगे या फिर कार्बन का पहचान देंगे तभी हम उनके बारे में एक अच्छा सा संरचना बना पाएंगे। तो नंबरिंग करने के कुछ नियम यहाँ पे बताया गया है। जैसे पहला वाला नियम यही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन वन चेन ना। हम कुछ ऐसा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा नंबरिंग करेंगे कि एक ही चेन में नंबरिंग करते समय मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एक बार में ही आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जो है एक ही नंबरिंग में, एक ही सीरीज में आ जाए। जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे 5-6 कार्बन है, हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ना। एक बार नंबरिंग हम यहाँ से करना शुरू किए, नंबरिंग कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं कि हम एक कार्बन छोड़ करके अगले कार्बन पर नंबर लिख दिए। हम सब पे एक सीरीज से एक जगह से शुरू करेंगे, बाकी लास्ट तक चलते चले जाएंगे और रिपीट करके हम कहीं वापस कूद के इधर उधर नहीं जाना है, हम यहाँ से जुड़ा हुआ कार्बन के पास ही जाएंगे। ठीक है, और देखिए एक तरीका नंबरिंग का ए हो गया और दूसरा तरीका ए हो सकता है 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या दोनों परिस्थिति में, माने हम इधर से जब नंबरिंग करते हैं कार्बन की मैक्सिमम संख्या 5 आया, जब इधर से नंबरिंग करते हैं तभी भी कार्बन की संख्या 5 आया। तो इसमें पहले वाले नियम में यही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन वन चेन, एक चेन में मैक्सिमम जितना कार्बन हो सकता है हम उसी सीरीज को फॉलो करेंगे, उसी नंबरिंग को हम फॉलो करेंगे या फिर उसका हम चुनाव करेंगे, वही हम सही समझेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे एक सीरीज में। दोनों में फिलहाल 5 आ रहा है तो दोनों ही नंबरिंग सही है, हम किधर से भी नंबरिंग करके इसका नाम बना सकते हैं। दूसरा वाला कंडीशन क्या दिया गया है, दूसरा वाला ये बताया गया है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट ग्रुप ना। जैसे कोई अगर किसी भी कार्बनिक समूह में कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप मीन्स फंक्शनल ग्रुप, आपको हम बताए थे ना फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, क्रियाशील मूलक है। क्रियाशील मूलक के बारे में भी हम पहले जिक्र किए हैं। जैसे एल्कोहल एक क्रियाशील मूलक हो गया, एल्डिहाइड एक क्रियाशील मूलक हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील मूलक, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्रियाशील मूलक हैं। अगर इसी संरचना में कहीं पर अगर एल्कोहल लगा होगा, कहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप लगा होगा, तब नंबरिंग हम उसके पास से ही शुरू करेंगे, हमारा प्रयास यही होगा। ठीक है, जैसे लेकिन यहाँ पे हम बता दिए कुछ ग्रुप के बारे में। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है ना उसके आसपास से ही नंबरिंग शुरू करेंगे, इसको हम वरीयता ज़्यादा देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तब हम इसके आसपास से नंबरिंग करेंगे, अगर OH ग्रुप कहीं पे लगा हुआ है तब इसके आसपास से नंबरिंग करेंगे। जैसे हम कुछ करके देख लेते हैं ना, जैसे देखिए हम कुछ करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे OH लगा हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ था, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा तो पहला प्रयास यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एक चेन में आ जाए। हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5।
तो 5 कार्बन टोटल है भी, 5 कार्बन एक नंबरिंग में आ गया है। और देखिए इधर से भी हम जब नंबरिंग करें थे 5 ही आएगा, लेकिन नंबरिंग कौन सा सही है हमको पता नहीं चल रहा है ना। इधर साइड वाला नंबरिंग सही है या फिर इधर साइड वाला नंबरिंग सही है। तो हम दूसरे वाले विषय पे आएंगे। इसमें बताएंगे काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट ग्रुप। काउंटिंग ऐसे जगह से हम शुरू करेंगे जहाँ से सबसे नजदीकी स्थान पर कोई क्रियात्मक समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी हम बताए, OH जो है एक ग्रुप है ना। इसको ऐसा नंबरिंग कीजिए जो कम से कम नंबर आप कार्बन पे मिल जाए OH ग्रुप। जैसे हम इधर इधर से नंबरिंग जब किए थे तो जो OH ग्रुप आया था ये चौथे कार्बन पे आया था, ठीक है। जब हम इस साइड से नंबरिंग किए थे चौथे कार्बन पर OH ग्रुप आया था, लेकिन जब इधर से नंबरिंग कर देते हैं दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप हमको मिल जाता है। तो जो हमारा नंबरिंग होगा, जो ए वाला किए हैं ए वाला गलत हो जाएगा, नंबरिंग ए वाला गलत हो जाएगा और नीचे वाला नंबरिंग सही हो जाएगा। अब नीचे वाले नंबरिंग के हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और नंबरिंग करने का एक विषय हमारा ये भी बन जाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब नंबरिंग हम कर देते हैं यानी ये कार्बन का हम पहचान दे दिए हैं, कार्बन का एक नाम दे दिए हैं, हम किस कार्बन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, जैसे इसमें नंबरिंग करना है आपको। इसमें जब नंबरिंग करें हम करेंगे तो एक तरीका हो सकता है कि हम 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन की संख्या 4 आ गया, एक नंबरिंग ये हो सकता है। दूसरा वाला नंबरिंग 1 2 3 4 5 इधर आ गए ना। तीसरा नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5, एक है हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर हो गया। उसके बाद एक तरीका ये भी हो सकता है 1 2 3 4 ना। अब तीनों तरीके में से किसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक है। नंबरिंग कैसे कैसे किए, ऐसे किए थे हम एक बार, फिर एक बार हम ऐसे कर दिए थे, फिर एक बार हम ऐसे नंबरिंग किए हैं, आपको दिख रहा होगा तो ऐसे किए थे, हम ऐसे किए थे। अब देखिए 3 तरीके का नंबरिंग हम किए हुए हैं, तीनों में से किसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक है। इस वाले चेन में कार्बन की संख्या अब सबसे अधिक है, 5 कार्बन है और कोई क्रियात्मक समूह इसमें लगा हुआ है नहीं, कोई क्रियात्मक समूह लगा है नहीं। तो जो हमारा नंबरिंग का तरीका होगा यही वाला नंबरिंग का तरीका हमारा सही होगा ना, 1 2 3 4 5। और 3 नंबर कार्बन पर देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम नंबरिंग फिर से कर देते हैं 3 4 5। इस वाले कार्बन को हम नंबरिंग में काउंट नहीं किए हैं, आप ध्यान दीजिए। इस वाले कार्बन को हम नंबरिंग में काउंट नहीं किए, कहने का मतलब इस वाले ये वाला कार्बन जो है बिना नंबरिंग का बचा हुआ है। लेकिन हाँ इतना पता है 3 नंबर कार्बन के साथ कोई एक कार्बन है जो जुड़ा है ना, 3 नंबर कार्बन के साथ कोई एक तीसरा कार्बन है जो जुड़ा हुआ है। जो जो कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होता है ना, जो कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं होता है इसी को हम एल्किल बोलते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे, एल्किल के बारे में आपको बताए थे ना, जब एल्केन पढ़ा रहे थे, एल्किल पढ़ा रहे थे, एल्कीन पढ़ा रहे थे, एल्काइन पढ़ा रहे थे, उसी में आपको एल्किल के बारे में बताए थे कि कहने का मतलब जितना कार्बन की संख्या यहाँ पे होगा यानी साइड चेन के रूप में, यानी नंबरिंग में काउंटिंग में नहीं आया है, जितना भी कार्बन होगा उसको हम एल्किल बोलते हैं। कहने का मतलब अगर कार्बन की संख्या एक यहाँ पे बचा है तो हम इसका रूट वर्ड लिखेंगे मेथ और लास्ट में लगा देंगे वाइल, हो जाएगा मेथिल। मेथिल कहाँ पे है, 3 नंबर कार्बन पर। मेथिल कहाँ है, 3 नंबर कार्बन पर हम लिखेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल हमारा क्या हुआ, 3 मेथिल हमारा क्या हुआ, हम आपको अभी बताए थे ना, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स में इस सिचुएशन हमको मिल गया 3, 3 नंबर कार्बन पर नाम क्या होगा मेथिल CH3, कार्बन संख्या एक था तो हम लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। हम प्रीफिक्स हमको मिल गया 3 मेथिल। हम रूट वर्ड लिखने के पहले हम लिखेंगे 3 मेथिल, फिर रूट वर्ड जितना मैक्सिमम कार्बन, कार्बन की संख्या कितना था, कार्बन की संख्या कितना था इसमें, कार्बन की संख्या इसमें 5 था तो हम लिख दिए पेंट, रूट वर्ड हमारा मिल गया पेंट। देखिए हम 3 मेथिल पेंट, सफिक्स क्या होगा हमारा, कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है ना, एकल बंध है तो हम लिखेंगे N। आज नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा 3 पर मेथिल है, 3 पर मेथिल है क्योंकि कार्बन की संख्या एक है तो हम पर इसको पढ़ दिए मेथिल, 3 पर मेथिल है, 5 कार्बन पेंट और सब में एकल बंध पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है।
और देखिए एक और उदाहरण है, इसमें भी नंबरिंग करके हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें नंबरिंग कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए इसमें नंबरिंग करने का तरीका क्या हो सकता है, हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 कार्बन इसमें मिल गया है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे आ जाएंगे तो 4 ही कार्बन मिलेगा। यहाँ से शुरू करते हैं, इधर जाएंगे 3 ही कार्बन मिलेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे 4 ही कार्बन मिलेगा। तो मैक्सिमम 6 ही कार्बन मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है इसमें। आइए हम और प्रयास करते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए कार्बन की संख्या 7 हो गया, यानी कार्बन संख्या जो है बढ़ गया है। अब 6 वाला जो था इसको हम गलत कर दिए। अब 7 वाला का थोड़ा अनुमान लग रहा है, हाँ यही वाला सही होगा। लेकिन हाँ, हमको दूसरा वाला नियम ध्यान देना होगा। अगर कोई ग्रुप जो है नज़दीकी संख्या पे जुड़ा होगा ना, तब उसको हम वरीयता ज़्यादा देंगे। ये वाला नंबरिंग हमारा सही होगा कि ये वाला नंबरिंग सही होगा? दूसरा नंबरिंग लिख लेते हैं। 1 2 सॉरी 2 नंबर कार्बन यहाँ पे, 1 नंबर कार्बन यहाँ, 2 नंबर कार्बन यहाँ, 3 नंबर कार्बन यहाँ, फिर 4 नंबर कार्बन यहाँ पे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें इधर तो कोई साइड चेन लगा नहीं है, जो नंबरिंग में काउंटर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 3 नंबर कार्बन पर 2 ऐसे ग्रुप लगे हैं जो काउंटिंग में नहीं भाग लिए हैं। 3 नंबर कार्बन पर 2 ऐसे ग्रुप लगे हैं जो काउंटिंग में भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि काउंटिंग करते हुए हम इधर से ऐसे निकल गए। हमको मैक्सिमम चेन चाहिए था, कि एक ही सीरीज में सबसे ज़्यादा कार्बन आ जाए, तो इसीलिए हम इस साइड नहीं गए। इस साइड अगर चले गए होते तो कार्बन की संख्या यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 3 कार्बन यहाँ था, तो यहाँ आके खत्म हुआ तो 4 कार्बन, यहाँ के जाके खत्म होता 4 कार्बन। हम इस साइड चले गए तो कार्बन संख्या हमको 7 मिल गया है। तो जो नंबरिंग का यही वाला तरीका सही होगा, जो 7 हम यहाँ पे बनाए हैं। कहने का मतलब 3 नंबर कार्बन पर सबसे कम संख्या पर 2 साइड चेन हमको मिल गया है, 2 एल्किल समूह मिल गया है। ये वाला एल्किल समूह का नाम होगा मेथिल, और इस वाले एल्किल समूह का क्या नाम होगा? मेथिल, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो हम पढ़ेंगे मेथ, और एल्किल रहेगा तो उसके लास्ट में हम लगा देंगे इल, मेथिल हो जाएगा नाम। ठीक है, नंबरिंग करने का तरीका आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। आइए हम कुछ उदाहरण करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है C2H6 ना, जैसे लिखा गया है C2H6, इसका हमको नाम बताना है। तो कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 2 है। 2 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं एथ, हम लिख लिए एथ। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखेंगे हम एथ। हम पता करेंगे क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो हम फार्मूला पढ़ेंगे CnH2n+2, एल्केन का होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 2 दूना 4 प्लस 2 6, माने एल्केन है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें जो हम सफिक्स के रूप में हम एन जोड़ देंगे, ANE, इसका नाम हो जाएगा एथेन। कार्बन की संख्या कितना है, हम इसका संरचना सूत्र जब बनाएंगे तो कार्बन की संख्या सबसे पहले जितना कार्बन होगा सब कार्बन को एक लाइन में एक सीरीज में हम जोड़ देंगे। कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यह एक एल्केन है। हमको पता चल गया ना सामान्य सूत्र से, CnH2n+2 से पता चला कि यह एक एल्केन है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, और कार्बन का वैलेंसी होता है 4, चारों वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ये देखिए एथेन का संरचना सूत्र बन के तैयार है। एथेन इसका नाम हो गया, C2H6 का नाम एथेन हो गया, और इसका संरचना सूत्र ऐसे बन गया। अगला एक और करके हम देखते हैं। जैसे लिखा गया है C5H12 लिखा गया ना, C5H12 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणुसूत्र है। इसका IUPAC नाम बताना है। तो हम पता करेंगे कि सामान्य सूत्र में फिट हो रहा है। कार्बन की संख्या, अगर एल्केन का हम जब सामान्य सूत्र पढ़ेंगे CnH2n+2, 5 हो गया, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 2 12, हाइड्रोजन संख्या 12 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि एल्केन फैमिली का एक मेंबर है ना, एल्केन फैमिली का एक यौगिक है, मेंबर है। तो इसका जब नाम लिखेंगे, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं पेंट, और एल्केन है तो इसमें हम एन जोड़ देंगे।
हो जाएगा नाम क्या, पेंटेन। इसका नाम पता चल गया, पेंटेन इसका नाम होता है। जब इसका संरचना सूत्र बनाना होगा तो कार्बन संख्या कितना है, 5। तो पांचों कार्बन को हम एक सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ देंगे, 5 कार्बन हो गया। और उसके बाद कार्बन का वैलेंसी पूरा कर देते हैं, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड हम बना देते हैं। क्योंकि हमको पता है एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। और हाइड्रोजन संख्या 12 से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। अगर हाइड्रोजन संख्या कम ज़्यादा हो रहा है तो समझिए आप गलती कर चुके हैं। हम हाइड्रोजन सब जोड़ दिए यहाँ पे। कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। जैसे किसी एक यौगिक का और हम नाम लिखते हैं, हम संरचना सूत्र पहले बना लेते हैं तब इसका नाम लिखते हैं। इसको हम एक बात और बता दें, जब इसको आप संघनित रूप में लिखिएगा या फिर इकट्ठा करके आप लिखिएगा तब ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने का हमारा तात्पर्य यही है कि हर एक कार्बन को एक हम पहचान दे दिए हैं। कार्बन की संख्या अगर 1 लिखा गया है तो इस वाले कार्बन का नाम C1 है ना, इसका C2 है, इसका C3 4 ऐसे है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 के साथ जितना हाइड्रोजन है सबको इकट्ठा करके एक जगह लिखेंगे। हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। अगला C2 के पास जाएंगे, हाइड्रोजन संख्या 2, C2 CH3 CH3 ऐसे बन जाएगा ना। हम क्या करते हैं, हम लिखें CH3 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 CH3। आप एक चीज़ देखिए, अच्छा नहीं अभी कम है इसमें, CH2 CH3। अब देखिए C5H12, C5H12 का ही ये संरचना है। आप ध्यान से देखिए, कार्बन की संख्या 5 ही होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा और ये वाला नहीं होगा ना। देखिए इसमें देखिए, कार्बन की संख्या 5 ही होगा और हाइड्रोजन संख्या 12 से एक भी ज़्यादा नहीं होगा, एकदम 12 ही होगा। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, सब कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगा, पूरा होगा। अब इसका नाम हमको लिखने के लिए आ गया है, तो हम नाम कैसे इसका लिखेंगे, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। तो हम नंबरिंग कहीं से भी शुरू करेंगे, 1 2 3। एक नंबरिंग करने का तरीका यही हो सकता है। दूसरा 1 2 3, इधर से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो माने हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति में कार्बन की मैक्सिमम संख्या 3 ही हमको मिल रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, यही वाला प्रेफर कर लेते हैं ना, इसी के हिसाब से हम नाम लिखेंगे। जब हम नाम लिखेंगे हम पता किए रूट वर्ड इसका क्या होगा। कार्बन की संख्या एक चेन में मैक्सिमम आया था 3, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं रूट वर्ड प्रोप। हम लिखे प्रोप प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच में सब में एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हम लिखेंगे एन, ANE, एन हो गया। ए हमारा हो गया रूट वर्ड, ए हो गया हमारा सफिक्स ना, जब यहाँ पे लिख रहे हैं ना सफिक्स, यहाँ पे हम एन लिख दिए सफिक्स ना, रूट वर्ड में दिखाई दे रहा है। ये हमारा हो गया रूट वर्ड, एन लिख दिया ना। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन संख्या 12, 3 चौका 12, 12 कार्बन है। रूट वर्ड लिख दिया हम प्रो और लिख दिया हम एन। हमारा रूट वर्ड हो गया, सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स हमको पता है, इसमें प्रीफिक्स भी निकालना होगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर कार्बन के साथ, 2 नंबर कार्बन के साथ 2 ऐसे एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 2 ऐसे अक्रियाशील समूह जुड़े हैं जो नंबरिंग में भाग नहीं लिए हैं। ये नंबरिंग में भाग नहीं लिए ना, नंबरिंग करते हुए ऐसे निकल गया था सीधा, ऐसे नंबरिंग करते हुए सीधे निकल गए थे, ये 2 कार्बन को छोड़ दिए थे। इनका नाम लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, 2 नंबर कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप है, 2 नंबर कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप है, फिर 2 नंबर कार्बन पर एक और मेथिल है। तो हम लिखेंगे 2 नंबर कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर डाई, डाई मीन्स 2, डाई मेथिल, डाई मेथिल लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब हम नाम लिखेंगे पूरा पूरा 2 2 डाई मेथिल
प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा। बाकी आप लोग पढ़िए। बाकी एक वीडियो में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में जो भी एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, उन सब के बारे में हम बताएंगे और अच्छे से। लेकिन उसके लिए पहले आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है, आप रिपीट करके दोबारा फिर से देखिए। पूरा विश्वास है आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं एक छोटे से नए टॉपिक के साथ। फिर बढ़ते रहिए, मस्त रहिए।